एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12th हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे और साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो है हमारी क्लास 12th बायोलॉजी यूनिट नंबर 7, दैट इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। और इस यूनिट का हम लास्ट चैप्टर कवर कर रहे हैं, मतलब चैप्टर 3, जो कि है इवोल्यूशन। आपके एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 6 है। और इवोल्यूशन के अंदर आज की वीडियो में हम कवर करेंगे हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, राइट। तो देखते हैं हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल क्या होता है। चलिए, तो आर यू गाइज रेडी? जल्दी बताइए कि आप रेडी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। और अटेंडेंस कैसे लगाना है जल्दी बताइए। वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों, भाई बहन और पड़ोसियों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके, राइट। मैम, इससे फ्यूचर कैसे सिक्योर होगा? भाई, आप अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करोगे, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करोगे, तो आप अपने कॉलेज में जा पाओगे। और कॉलेज में जाओगे तो आप अपना क्या कर पाओगे? अपना जो भी कैरियर है उसको डिसाइड कर पाओगे, राइट। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहे हैं? इन a given population one can find out the frequency of occurrence of alleles of a gene or a locus, right। अब क्या बोल रहे हैं ये कि एक पॉपुलेशन में, है ना, एक गिवन पॉपुलेशन में one can find out the frequency of occurrence of alleles। किसकी फ्रीक्वेंसी? alleles की फ्रीक्वेंसी of a gene or a locus, ठीक है। this frequency is supposed to remain fixed and even remain the same through generations, ठीक है भाई। ये जो फ्रीक्वेंसी है जीन की, है ना, अलील की, ये क्या है? जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या है? कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, ओके, इसमें कोई चेंज नहीं है। हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल स्टेटेड इट यूजिंग एल्जेब्रिक इक्वेशंस, राइट। तो हार्डी-वेनबर्ग ने क्या किया? इसको प्रूव किया किसके थ्रू? एल्जेब्रिक इक्वेशन के थ्रू। क्लियर है या नहीं? तो देखिए क्या बताना चाह रहे थे। इन्होंने इक्विलिब्रियम के बारे में बात करी। किसके बारे में? इक्विलिब्रियम को, जिसको बोला इन्होंने हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। क्या बोला? हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। और ये हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम कब प्रूव किया गया? इन्होंने बोला ये इक्विलिब्रियम तभी होगा जब कोई इवोल्यूशन ना हो। तो नो इवोल्यूशन, कोई इवोल्यूशन नहीं होगा तभी हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम होगा, राइट। मतलब क्या है? there will be no evolution, there will be no variation, या हम बोल सकते हैं क्या, यहां पर क्या है? there will be no variation या mutation। इसका मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम है। क्या है? इक्विलिब्रियम है, राइट। इतना समझ में आया कि नहीं? तो इनका कहना है हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है
उसका मतलब है ये इक्विलिब्रियम कब होगा, जब किसी भी प्रकार का इवोल्यूशन ना हो। इवोल्यूशन मतलब कोई म्यूटेशन ना हो, कोई वेरिएशन ना हो, मतलब क्या है, प्रेजेंट है, इक्विलिब्रियम प्रेजेंट है, राइट। आपने एलील के बारे में तो सुना हुआ है, हमने पहला चैप्टर पढ़ा था इसी यूनिट का जो कि था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। उसमें हमने पढ़ा था एलील के बारे में कि एक कैरेक्टर के लिए, एक ट्रेट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, पेयर ऑफ एलील। जैसे कि मैं बात करूं किसका, कैरेक्टर क्या हो गया, हाइट, हाइट एक कैरेक्टर है ना, तो हाइट एक कैरेक्टर हो गया, और इस हाइट के दो क्या है, कंट्रास्टिंग ट्रेट है। क्या है, दो कंट्रास्टिंग ट्रेट है, एक है टॉल और दूसरा है ड्वार्फ, ठीक है। तो टॉल और ड्वार्फ तो क्या हो जाता है बेटा, फिनोटाइप, फिजिकल अपीयरेंस। मैंने बोला था कि फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, जो कि क्या हो रहा है, ऑब्जर्व हो रहा है, दिख रहे हैं, राइट। तो टॉल और ड्वार्फ मतलब छोटा बड़ा आपको दिखेगा। वहीं पर ये छोटा बड़ा किस वजह से है, ये हाइट छोटी बड़ी किसकी वजह से, एलील के पेयर की वजह से, राइट। तो मैंने बोला था यहाँ पर पेयर ऑफ एलील है जो कि रिस्पॉन्सिबल है टॉल हाइट के लिए, और पेयर ऑफ एलील रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ड्वार्फ हाइट के लिए। क्लियर है। तो ये तो हमारा कैरेक्टर हो गया, ओके, क्या हो गया, कैरेक्टर। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, देखिए एलेलिक फ्रीक्वेंसी के बारे में बोला कि एलेलिक फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है, बताइए, कांस्टेंट। एलेलिक फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट। एलील समझ में आ गया, एलील की फ्रीक्वेंसी जो है कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होती। इनका कहना है एलील की फ्रीक्वेंसी में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होना चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट, राइट। तो यहां पर इनका कहना है कि एलेलिक फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट। एलेलिक फ्रीक्वेंसी जो है वो कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट। मतलब क्या है, जीन पूल जो है, जीन पूल क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। भाई जीन में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। तो जीन भी कैसे होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, ओके। इसमें किसी भी प्रकार का, ना एलील में ना जीन में किसी भी प्रकार का क्या नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। इतना समझ में आया कि नहीं, बताइए। अब एलील जो होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, पेयर में प्रेजेंट होते हैं। किस में प्रेजेंट होते हैं, पेयर में। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर एलील की, तो जैसे कि एलील है, क्या है, एलील, ओके। तो ये एलील जो है, मैं बात करूं सम ऑफ टोटल ऑफ, सम ऑफ टोटल एलेलिक फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कितनी होती है, 1। कितनी होती है, इक्वल्स टू 1, ओके। तो यहाँ सम ऑफ टोटल ऑफ एलेलिक फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 1। इतना समझ में आया कि नहीं, बताइए। तो हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, एलील्स की। किसकी बात करते हैं, एलील्स की। तो एलील्स की हम बात करेंगे, तो यहाँ पर जैसे कि मैं बात करूँ फ्रीक्वेंसी की, किसकी बात करूँ, एलेलिक फ्रीक्वेंसी की। जैसे कि ए है, क्या है, ए, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है उसको मैं किससे शो कर रही हूँ, बताइए। इसको शो कर रही हूँ मैं पी से। वहीं पर दूसरा जो एलील है वो कौन सा हो सकता है, बताइए, स्मॉल ए। इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होगी, क्यू, ओके। आपको पता है कि यहाँ पर एक ट्रेट के लिए पेयर ऑफ एलील रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट। एक ट्रेट के लिए क्या होते हैं, पेयर ऑफ एलील रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि मैंने बात की थी हाइट की, किसकी बात करी थी, हाइट की। तो हाइट जो है बेटा, इसके लिए एलील जो हमने देखे थे वो कौन से होगा, एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी, राइट। अब टॉल हाइट भी हो सकती है और ड्वार्फ भी हो सकती है। कैसी हो सकती है, टॉल भी हो सकती है एंड ड्वार्फ भी हो सकती है। क्या हो सकती है, बताइए, टॉल भी हो सकती है और ड्वार्फ भी हो सकती है। तो इस फिनोटाइप के लिए कितने एलील रिस्पॉन्सिबल है, 2 एलील।
अब कैसे दो एलील, कैपिटल टी भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है, और यहाँ पर स्मॉल टी। वैसे ही यहाँ पर क्या होगा बेटा, जल्दी बताइए, कितने पेयर ऑफ एलील बन रहे हैं यहाँ पर? एक बनेगा कैपिटल ए, ठीक है, दूसरा बनेगा कैपिटल ए, थर्ड बनेगा स्मॉल ए। ओके, ये 3 प्रोबेबिलिटी बनती है। क्या बनती है? 3 प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर कैपिटल ए किसको डिनोट कर रहा है? पी को। तो कैपिटल ए है, इसका मतलब पी स्क्वायर है। कैपिटल ए स्मॉल ए है, एक कैपिटल ए पी को दिखा रहा है, स्मॉल ए क्यू को दिखा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? पी क्यू, राइट। वहीं पर स्मॉल ए किसको दिखाएगा बताइए? एक स्मॉल ए क्यू को दिखा रहा है, तो यहाँ पर 2 स्मॉल ए है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? क्यू स्क्वायर। क्या हो जाएगी? क्यू स्क्वायर। इतना समझ में आया या नहीं? जल्दी बताइए। तो देखिए इन्होंने अलजेब्रिक इक्वेशन में कैसे प्रूव किया, तो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल समझाना चाह रहे थे किसके बारे में? हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के बारे में, राइट। तो ये समझा रहे थे इक्विलिब्रियम के बारे में, जिसे हमने कहा हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इन्होंने क्या प्रूव किया? इन्होंने बोला कि एक पॉपुलेशन है, राइट। तो यहाँ पर क्या है? एक पॉपुलेशन है, ओके। इस जगह पे क्या है? एक पॉपुलेशन है। जैसे कि मैं बनाऊं, तो ये लोग हैं, और इस पॉपुलेशन में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं है, राइट। इस पॉपुलेशन में किसी भी प्रकार का चेंज देखने को नहीं मिल रहा, राइट। तो ये एक पॉपुलेशन है जिसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं है। तो इन्होंने बोला, इनका जो इक्विलिब्रियम था ना बेटा, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम को प्रूफ करने के लिए इन्होंने बोला कि इस पॉपुलेशन में किसी भी प्रकार का इवोल्यूशन नहीं हुआ, राइट। तो इनका कहना है ये पॉपुलेशन जो है, इस पॉपुलेशन में क्या नहीं हुआ? इवोल्यूशन नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? इवोल्यूशन, मतलब नो इवोल्यूशन। यहाँ पर इस पॉपुलेशन में किसी भी प्रकार का क्या नहीं है? इवोल्यूशन नहीं है। क्या नहीं है? इवोल्यूशन नहीं है, मतलब वेरिएशन नहीं है, मतलब चेंज नहीं है, राइट। मतलब ये जो, मतलब क्या है? ये पॉपुलेशन जो है, ये क्या है? दिस विल बी इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉपुलेशन है वो किस में प्रेजेंट है? इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है। किस में प्रेजेंट है? इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है, राइट। इतना समझ में आया कि नहीं? बताइए, इतना समझ में आया या नहीं? तो देखिए यहां पर ये चीज इन्होंने बोल दी कि भाई मैं ये जो इक्विलिब्रियम लगा रहा हूं वो उस पॉपुलेशन पे लगा रहा हूं जिसमें किसी भी प्रकार का इवोल्यूशन नहीं हुआ है, राइट। इतना क्लियर है या नहीं? तो यहाँ पर एलिलिक फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? यहाँ पर एलिलिक फ्रीक्वेंसी क्या है? एलिलिक फ्रीक्वेंसी जो है वो कैसी है? कांस्टेंट है। कैसी है? कांस्टेंट, राइट। और यहाँ पर क्या है बेटा? जीन पूल। जीन पूल क्या होता है बेटा? कि जो जीन है वो चेंज नहीं हो रहे, राइट। एज इट इज क्या है? ट्रांसफर हो रहा है, इसमें किसी भी प्रकार का म्यूटेशन, कोई चेंज नहीं है। एलील की फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं, कोई म्यूटेशन नहीं है। ये दोनों के दोनों क्या है? कांस्टेंट, राइट। इसका मतलब क्या है? सम ऑफ एलिलिक, इसका मतलब है टोटल सम ऑफ एलिलिक फ्रीक्वेंसी इज 1। इनका कहना है जितनी भी जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है उन टोटल एलिलिक फ्रीक्वेंसी का सम जो है वो कितना है? 1 है। कितना है? 1 है। क्लियर है? पक्का समझ में आया? अब आपको याद है कि नहीं एलील? एलील क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था कौन से चैप्टर में? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में, कि भाई
कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि हाइट एक कैरेक्टर है, कलर एक कैरेक्टर है, ठीक है, कलर कॉम्प्लेक्शन एक कैरेक्टर है, तो हाइट क्या हो गई, एक कैरेक्टर। और हाइट छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, मतलब टॉल भी हो सकती है और ड्वार्फ भी हो सकती है। दो प्रकार की हाइट है यहाँ पर, हमने सिर्फ दो प्रकार की हाइट लेके चले थे, राइट, हमने इंटरमीडिएट नहीं लिया था। तो हमने बोला कि टॉल और ड्वार्फ जो तो है वो तो अपीयरेंस है, कोई इंसान आपको लंबा और छोटा दिख रहा है, ओके, तो ये तो फिनोटाइप हो गया। फिनोटाइप का मतलब मैंने आपको समझाया था ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, समझाया था कि नहीं, जो आपको आंखों से दिख रहा है वो क्या होता है, फिनोटाइप। अब इस फिनोटाइप को शो करने के लिए कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबल होगा, जिसे इन्होंने क्या कहा था, फैक्टर या एलील। तो टॉल प्लांट किसकी वजह से है, एलील के वजह से। और एलील जो होते हैं एक ट्रेट या कैरेक्टर को जब एक्सप्रेस करते हैं तो वो किस में होते हैं, पेयर में होते हैं। किस में होते हैं, पेयर में, जैसे कि मैंने ये बोल दिया, राइट। इतना क्लियर है बेटा, बताइए इतना क्लियर है या नहीं, समझ में आया कि नहीं। अब देखिए इनका कहना है, जैसे कि मैंने एलील्स लिए, क्या लिए, एलील्स, और उनकी फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो मैंने लिया एलील ए, ओके, और स्मॉल ए, दो एलील लिए। जैसे कि मैंने बात करा था हाइट, तो हाइट को मैं टी से रिप्रेजेंट कर रही थी और इसके लिए मैंने जो सिंबल यूज किया था वो टी था, और एक कैपिटल टी लिया था और एक स्मॉल टी लिया था, ठीक है, ये एलील थे। तो यहाँ पर भी मैंने एलील्स लिए, एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए। मैं कुछ भी ले सकती हूँ, कैपिटल टी स्मॉल टी भी ले सकती हूँ, मैंने यहाँ लिया कैपिटल ए स्मॉल ए। जब मैंने पेडिग्री प्रूव कराया था तो मैंने जब वहाँ पर बोला था डोमिनेंट है, रेसेसिव है, ऑटोजोमल है, सेक्स लिंक्ड है, तो वहाँ मैंने ऐसे ही तो एलील यूज़ किए थे क्या नहीं, बताइए। तो यहाँ पर मैंने दो एलील ले लिए। और मैं इस कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो इसकी फ्रीक्वेंसी है P, ठीक है, और स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी है स्मॉल q, राइट। अब ये दो एलील हो गए। अब ये दो एलील कितने तरीके से पेयर में प्रेजेंट हो सकते हैं, बताइए। एक ऐसा हो सकता है कि कैपिटल ए हो, एक ऐसा हो सकता है कैपिटल ए स्मॉल ए हो, एक ऐसा भी हो सकता है कि कैपिटल ए स्मॉल ए हो। तो तीन कंडीशन बन रही है, बिल्कुल बन सकती है। तो यहाँ ये एलील जो है वो पेयर में तीन कंडीशन में हो सकते हैं। एक कौन सा हो सकता है बताइए, कैपिटल ए, पहले इसको लिख लो, आप जल्दी से इसको लिख लो। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए। ओके, तो देखिए यहाँ पर तीन कंडीशन में मैं इन एलील्स को रख सकती हूँ, एक कैपिटल ए, एक कैपिटल ए स्मॉल ए, और एक स्मॉल ए। इन तीन कंडीशन में मैं इन एलील का पेयर बना सकती हूँ। और एक कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी क्या थी, पी, तो दो कैपिटल ए है तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। एक कैपिटल ए की क्या थी, पी, स्मॉल ए की क्या थी, क्यू, तो ये हो गया। दो स्मॉल ए की क्या होगी, एक की क्यू थी तो दो की क्यू स्क्वायर, राइट। इतना समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए, इतना समझ में आया कि नहीं। और मैंने अभी एक पॉइंट लिखवाया था, क्या पॉइंट लिखवाया था, कि सम ऑफ टोटल जो सम है एलेलिक फ्रीक्वेंसी का वो क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, टोटल सम जो होता है एलेलिक फ्रीक्वेंसी का वो क्या होता है, 1। तो यहाँ पर मतलब ये है कि ये पूरा टोटल सम है एलेलिक फ्रीक्वेंसी का, ये क्या है, टोटल सम है एलेलिक फ्रीक्वेंसी का, ये है टोटल सम ऑफ एलेलिक फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल। मतलब क्या है, आपने बाइनोमियल इक्वेशन पढ़ी है, कौन सी, क्या होता है बाइनोमियल, क्या होता है बाइनोमियल, पी स्क्वायर प्लस 2p q प्लस q स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ओके, क्योंकि सम ऑफ ऑल द एलेलिक फ्रीक्वेंसी कितना है, 1, तो यहाँ 1 आ गया। ये तो मैम हमने पढ़ा है बचपन में, p प्लस q का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं,
इसका मतलब ये होता है 1, ठीक है, बोल सकते हैं हम। और क्या बोल सकती हूँ, मतलब P प्लस क्यू क्या है यहाँ पर, P प्लस क्यू क्या है 1, ठीक है, क्या है P प्लस क्यू 1 है। ओके, इतना क्लियर हुआ या नहीं? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए। अब देखिए यहाँ पर हमने ये चीज तो पढ़ ली थी, आगे देखिए क्या कहना है। दिस प्रिंसिपल सेज दैट एलील फ्रीक्वेंसीज इन पॉपुलेशन आर स्टेबल। ये जो प्रिंसिपल है हार्डी वेनवर्क प्रिंसिपल, ये क्या बोल रहे हैं कि एलील की जो फ्रीक्वेंसी होती है पॉपुलेशन में वो स्टेबल होती है। क्या होती है, स्टेबल। और कैसी होती है, एंड इज कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ऐसा नहीं है कि कम ज्यादा हो रही है, राइट? मतलब जितने एलील इस जनरेशन में है उतने ही एलील नेक्स्ट जनरेशन में होने वाले हैं। यहाँ पर एलील की फ्रीक्वेंसी है ना, वो क्या नहीं होती, चेंज नहीं होती, वो कैसे रहती है, स्टेबल रहती है, कांस्टेंट रहती है, राइट? फिर देखिए द जीन पूल। जीन पूल क्या होता है बेटा, आपके अंदर क्या है, जीन्स प्रेजेंट है। तो जीन पूल का मतलब क्या होता है, टोटल जीन्स एंड देयर एलील्स। तो हमारे अंदर जीन्स है, उन जीन का पूरा टोटल एंड देयर एलील्स इन अ पॉपुलेशन, उसे हम क्या बोलते हैं, जीन पूल। वो भी कैसा है, कांस्टेंट है। वो पॉइंट भी मैंने लिखवा दिया था कि एलेलिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है और जीन पूल भी क्या होता है, कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम। जहां पर क्या बेटा, यहाँ पर जीन पूल कांस्टेंट हो और एलेलिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, उसे हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या बोलते हैं, जेनेटिक इक्विलिब्रियम। सम टोटल ऑफ ऑल द एलेलिक फ्रीक्वेंसी इज 1, ठीक है। सम टोटल ऑफ ऑल द एलेलिक फ्रीक्वेंसी इज 1। तो यहाँ पर सारी एलेलिक फ्रीक्वेंसी का सम कितना है, 1 है ना। इसलिए तो हमने पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1 किया था, क्योंकि सारी जो सम टोटल है फ्रीक्वेंसी का वो उसका क्या है, एलेलिक फ्रीक्वेंसी का क्या है, 1 है। ओके, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज फॉर एग्जांपल कैन बी नेम्ड एज पी क्यू एक्सेट्रा। तो इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को हमने क्या नाम दिया, पी एंड क्यू। इन a diploid P and Q represents the frequency of allele A and allele B। तो यहाँ पर P and Q जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एलील A and एलील Q B को, स्मॉल a को, किसको, एलील कैपिटल A एंड एलील स्मॉल a को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एलेलिक फ्रीक्वेंसी से, P एंड Q से। ओके, अब देखिए द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल A इंडिविजुअल्स इन पॉपुलेशन इज सिंपली पी स्क्वायर। तो भाई यहाँ पर कैपिटल A जो इंडिविजुअल है पॉपुलेशन में, उसकी एलेलिक फ्रीक्वेंसी क्या होगी, पी स्क्वायर। वहीं पर दिस इज सिंपली स्टेटेड इन अनदर वेज, इट मीन्स द प्रोबेबिलिटी दैट an allele A with frequency of P appears on both the chromosomes of diploid individuals is simply the product of the probabilities, it means P square। ठीक है, इनका कहना है कि भाई होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं कि नहीं होते हैं। ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम पर क्या प्रेजेंट है, एलील प्रेजेंट है। लोकाई पे क्या प्रेजेंट है, एलील प्रेजेंट है, जीन प्रेजेंट है, राइट। तो वहां पर क्या दोनों पर प्रेजेंट होंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जल्दी बताइए। इट मीन्स इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो पी स्क्वायर निकल के आने वाली, क्या आती है, पी स्क्वायर, राइट। क्लियर है या नहीं? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी। सिंपल सी बात है ना कि भाई यहाँ पर ये क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये इसकी लोकाई है, ये इसकी लोकाई है, राइट। तो यहाँ पर एक एलील बैठा है जो कि है कैपिटल ए, और एक यहाँ पर बैठा वो भी कैपिटल ए है, और इस कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी क्या है, पी, और इस कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी भी क्या है, पी। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, पी स्क्वायर। क्या हो सकती है, पी स्क्वायर। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि भाई इस पे कैपिटल ए हो और इस पे स्मॉल ए हो, क्या हो, स्मॉल ए हो। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इस स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्यू। तो अब क्या बन जाएगी, पी क्यू।
थर्ड कंडीशन बन सकती है कि इस क्रोमोसोम पे यहाँ पर क्या हो, स्मॉल ए, और यहाँ पर भी स्मॉल ए, तो यहाँ पर क्या बन जाएगी प्रोबेबिलिटी, क्यू स्क्वायर, राइट। इतना क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए, इतना क्लियर है या नहीं? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फटाफट इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, अब देखिए बेटा, सिमिलरली ऑफ स्मॉल ए, है ना, सिमिलरली स्मॉल ए के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी, क्यू स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम कितने हैं, 2 है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। अगर एक पे स्मॉल ए है तो दूसरे पे भी स्मॉल ए हो सकता है, तो इसकी सम क्या निकलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, क्यू स्क्वायर ऑफ स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए के लिए क्या हो सकती है, 2pq, क्या हो सकती है, 2pq। ओके, चलिए, हेंस p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अच्छा, मैंने यहाँ पर क्या लिखवा दिया था, एक मिनट, हाँ ये ना, यहाँ पर क्या आएगा 2। ओके, चलिए, तो यहाँ पर ये क्या हो गया बताइए, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1। दिस इज अ बाइनोमियल एक्सपेंशन। क्या याद है आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन, है ना, पढ़ा या नहीं पढ़ा? मतलब पी स्क्वायर पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर को हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो कैसे लिखेंगे मैम, पी का स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q का स्क्वायर, इसी को तो बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन, राइट। व्हेन फ्रीक्वेंसी मेजर डिफर्स फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यूज, द डिफरेंस डायरेक्शन इंडिकेट्स द एक्सटेंट ऑफ इवोल्यूशनरी चेंज। भाई यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी जो हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको क्या मिल रहा है, डिफरेंस मिल रहा है ना, डिफर्स फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू, जो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू है उससे डिफर हो रही है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। क्या हुआ है, इवोल्यूशन। यहाँ पर इक्विलिब्रियम नहीं है। तो इक्विलिब्रियम है या नहीं है उसको आप कैसे प्रूव कर सकते हैं बताइए, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम की इक्वेशन से, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1 से, राइट। इन सब का जो टोटल सम है अगर 1 आता है मतलब वो इक्विलिब्रियम में है, अगर नहीं आता है इस एलिलिक फ्रीक्वेंसी का सम 1, इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, राइट। क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए। अब देखिए, डिस्टर्बेंस इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम, अगर इवोल्यूशन होगा तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम में डिस्टर्बेंस तो होगा, जीन में डिस्टर्बेंस तो होगा, तभी तो क्या हो रहा है, म्यूटेशन और हार्डी वेनबर्ग, ठीक है। जेनेटिक इक्विलिब्रियम में या हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में क्या डिस्टर्बेंस जो है, इट मीन चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स। यहाँ पर आपको जेनेटिक इक्विलिब्रियम या हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में डिस्टर्बेंस दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर चेंज हुआ है किसकी फ्रीक्वेंसी में, एलील्स की फ्रीक्वेंसी में। इन अ पॉपुलेशन वुड देन इंटरप्रिटेटेड एज अ रिजल्टिंग इन द इवोल्यूशन। इससे क्या पता चल रहा है कि उस जीन पूल में क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, क्योंकि जीन पूल क्या नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, एलेलिक फ्रीक्वेंसी क्या नहीं है, कांस्टेंट नहीं हुआ है। ओके, 5 फैक्टर्स आर नोन टू अफेक्ट हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। भाई 5 फैक्टर है जो कि किसको अफेक्ट कर रहे हैं, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट कर रहे हैं। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, देखिए, दीज आर जीन माइग्रेशन। भाई हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को अगर हमें प्रूव करना है, हम कब बोलेंगे कि वो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है वो किस में है, इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब जीन का माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, जीन माइग्रेट नहीं होने चाहिए, जितने इस जनरेशन में उतने के उतने नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होने चाहिए। किसी भी प्रकार का जीन माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, मतलब जीन फ्लो कॉमा जेनेटिक ड्रिफ्ट, these are genetic gene migration, gene flow, genetic drift, mutation, genetic recombination and natural selection। ये सारे के सारे क्या है,
जीन को, है ना, या मैं बोलूँ इक्विलिब्रियम को क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, मतलब इवोल्यूशन लेकर आ रहे हैं। अगर जीन का माइग्रेशन होता है तो इवोल्यूशन होगा, जीन का फ्लो होता है तो इवोल्यूशन होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है तो इवोल्यूशन होता है, म्यूटेशन की वजह से इवोल्यूशन होगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से इवोल्यूशन होगा, एंड नेचुरल सिलेक्शन की वजह से इवोल्यूशन होगा। राइट, इतना क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये सारे के सारे हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट कर रहे हैं, मतलब हार्डी वेनबर्ग की कंडीशंस भी यही है। तो देखते हैं कंडीशंस ऑफ हार्डी वेनबर्ग। ठीक है, क्या कंडीशन है, कंडीशंस ऑफ हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। ये जो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम है ये एप्लीकेबल है किस पर, लार्ज पॉपुलेशन पे। किस पे, पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए, लार्ज, लार्ज पॉपुलेशन होनी चाहिए। राइट, पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए, लार्ज। अब भाई मैटिंग जो है वो कैसी होनी चाहिए, रैंडम, सोच समझ के मैटिंग नहीं करानी है। राइट, मैटिंग कैसी होनी चाहिए, रैंडम, रैंडम मैटिंग होनी चाहिए। नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है, नो माइग्रेशन, नो म्यूटेशन, ठीक है, और 6 नो नेचुरल सिलेक्शन शुड बी देयर, नो नेचुरल सिलेक्शन शुड बी देयर, और कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। राइट, नो रिकॉम्बिनेशन। ओके, अगर इनमें से कुछ भी हुआ, ठीक है, अगर इनमें से कुछ भी हुआ तो यहाँ पर हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम काम नहीं करेगा। ये हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल जो है वो प्रूफ नहीं कर पाएगा किसको, इक्विलिब्रियम को। राइट, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, कारण है किसके लिए, इवोल्यूशन के लिए। इन सब की वजह से क्या होगा, इवोल्यूशन होगा। अगर क्या होती है, जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, माइग्रेशन होता है, म्यूटेशन होता है, या नेचुरल सिलेक्शन होता है, या क्रॉसिंग ओवर होती है, तो इन सब की वजह से इवोल्यूशन होगा। और ये इक्विलिब्रियम कब अटेन होगा, जब इवोल्यूशन नहीं होगा। बट अगर ये एक भी चीज प्रेजेंट हुई तो क्या हो जाएगा, इवोल्यूशन। मतलब यहाँ पर हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम फेल हो गया, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम बचा ही नहीं, यहाँ पर एलिलिक फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। राइट, क्लियर है या नहीं, इतना बताइए। चलिए, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो अब हम चलते हैं किसके बारे में, जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में, कि भाई ये जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है। राइट, क्या होता है ड्रिफ्ट। क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम सुना है आपने, क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम सुना है। तो अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्या पढ़ेंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो बेटा जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है एक्सीडेंटल, क्या होता है, एक्सीडेंटल change in the एलिलिक फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एलिलिक फ्रीक्वेंसी में एक्सीडेंटली कोई चेंज हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट। अगर एलिलिक फ्रीक्वेंसी में, जैसे कि हमने देखा सम टोटल एलिलिक फ्रीक्वेंसी का कितना होता है, 1। अगर इस एलिलिक फ्रीक्वेंसी में किसी भी प्रकार का चेंज आया, एक्सीडेंटली कुछ चेंज आया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट। और इस जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से क्या हो जाएगा, इवोल्यूशन। राइट, तो यहां पर क्या हो रहा है बताइए,
यहाँ पर इस एक्सीडेंटल चेंज की वजह से क्या नहीं हो रहा बताइए, नो सर्वाइवल। इसकी वजह से ऐसा नहीं है कि ये जो चेंज हुआ है वो इससे कोई फायदा हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का नो सर्वाइवल एडवांटेज, इसकी वजह से किसी भी प्रकार का एडवांटेज देखने को नहीं मिल रहा, राइट। ठीक है, नो सर्वाइवल एडवांटेज, ओके। तो यहाँ पर कोई भी सर्वाइवल एडवांटेज देखने को नहीं मिल रहा। और जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो किस पे एप्लीकेबल है बताइए, स्मॉल पॉपुलेशन पे। किस पे एप्लीकेबल है, स्मॉल पॉपुलेशन पे। तो स्मॉल पॉपुलेशन पे क्या एप्लीकेबल होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट, राइट। बेटा ये क्या है मैम, सर्वाइवल एडवांटेजेस। देखिए अब जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से कुछ सर्वाइवल एडवांटेजेस होते तो हम बोलते हैं ये अच्छी चीज़ है, राइट। इसकी वजह से कोई भी सर्वाइवल एडवांटेजेस नहीं है। मतलब मैं बोलूँ कि 10th क्लास में हमने पढ़ा है ना, यही चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो उसमें हम पढ़ते हैं कि भाई अलग अलग कलर के क्या होते हैं, वो तितलियां मौत होते हैं, राइट। कुछ ग्रीन कलर के, कुछ रेड कलर के, कुछ दूसरे येलो कलर के। तो वहाँ हमने पढ़ा कि रेड और ग्रीन इस तरह की क्या होते हैं। अब यहाँ पर वो किसकी वजह से हो रहा था, जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से। तो उसमें उनके सर्वाइवल में कोई चेंजेस नहीं हो रहा था। जैसे हमने यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन में देखा था कि जो बिस्टन बेट्यूलेरिया है या जो मोथ थे, उन्होंने बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन और आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने आप को अडॉप्ट किया, चेंज किया। और उस चेंज की वजह से क्या हो रहा था बेटा, वो अपने आप को हाइड कर पा रहे थे, अपने आप को बचा पा रहे थे। तो उनको नेचर ने सिलेक्ट कर लिया। बट यहाँ पर जेनेटिक ड्रिफ्ट में ऐसा नहीं हो रहा, राइट। और ये किस पर एप्लीकेबल है, स्मॉल पॉपुलेशन पे। किस पर, स्मॉल पॉपुलेशन पर। बेटा जेनेटिक ड्रिफ्ट के दो इफेक्ट्स होते हैं, राइट। इसकी वजह से दो इफेक्ट्स होते हैं। पहला इफेक्ट जो है आपका वो कौन सा होगा बताइए, फाउंडर्स इफेक्ट। सुना होगा आपने फाउंडर्स इफेक्ट, ओके। फाउंडर्स इफेक्ट क्या होता है बेटा, फाउंडर्स इफेक्ट। फाउंडर्स इफेक्ट क्या होता है, देखिए फाउंडर्स इफेक्ट में क्या होता है, जैसे कि ये एक आइलैंड है या मैं बोल दूं ये एक हैबिटेट है, राइट। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की क्या रह रही है, जल्दी बताइए। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की स्पीसीज है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर स्पीसीज ए है, ठीक है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। तो ये अलग अलग स्पीसीज है, ये सारी की सारी क्या है, स्पीसीज है, राइट। और एक स्पीसीज यहाँ से बाहर गई, ये बाहर चली गई। और इस स्पीसीज ने क्या कर लिया, जल्दी बताइए, यहाँ पर रिप्रोड्यूस करा और अपना नंबर बढ़ाया, ठीक है, पॉपुलेशन बनाई। तो यहाँ पर ये क्या कर रही है, जल्दी बताइए, यहाँ पर रिप्रोड्यूस कर रही है और अपनी एक पॉपुलेशन बना रही है। तो इससे हमने क्या बोला कि इस जगह से एक स्पीसीज निकली, बाहर हुई, आइसोलेट हुई और उसने अपना एक पॉपुलेशन बना ली। इसे हमने क्या बोला, ये जो सी है ये क्या है, फाउंडर है इस पॉपुलेशन का। तो इसे हमने क्या बोल दिया, जल्दी बताइए, फाउंडर्स इफेक्ट। क्या बोल दिया, फाउंडर्स इफेक्ट। वहीं पर दूसरा जो है वो क्या हो जाएगा, बॉटल नेक इफेक्ट। क्या हो जाएगा, बॉटल नेक इफेक्ट। बॉटल नेक इफेक्ट क्या होता है बेटा, देखिए, बॉटल नेक इफेक्ट। बॉटल नेक इफेक्ट में क्या होता है, बॉटल के शेप का होता है। कैसे शेप का होता है, बॉटल के शेप का। मैम क्या होता है बॉटल के शेप का, शैम्पेन की बोतल देखी है आपने कभी, शैम्पेन की बोतल कुछ इस टाइप की होती है, शैम्पेन की बोतल, है ना, आगे से आके पतली होती जाती है, राइट, है ना। तो इसी प्रकार का ये इफेक्ट है। जैसे कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट थी बेटा, यहाँ पर पॉपुलेशन प्रेजेंट थी, किसकी, चीता की। जैसे कि मैं बोलूँ यहाँ पर पॉपुलेशन प्रेजेंट थी, किसकी, चीता की। किसकी प्रेजेंट थी, चीता की। अब हुआ क्या, क्या हुआ जल्दी बताइए। यहाँ पर चीता की पॉपुलेशन काफी ज्यादा थी, बट हुआ क्या, यहाँ पर हंटिंग होने लगी। क्या होने लगी, हंटिंग। अब हंटिंग होगी तो चीता मरेंगे कि नहीं मरेंगे।
अब वो उसका एक लाइफ स्पैन है, अगर उस लाइफ स्पैन में वो मर रहा है, नेचुरली उसकी डेथ हो रही तो एकदम से ऐसे कम नहीं होगा, बट आप उसको मारोगे, उसकी हंटिंग करोगे तो वो मर जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगी वो स्पीसीज। तो यहाँ पर साउथ जो अफ्रीका है, अफ्रीका में क्या करने लगे थे, अफ्रीका में क्या हुआ बेटा, चीता की काफी ज्यादा हंटिंग होने लगी, और इस हंटिंग की वजह से क्या हुआ, वहां से चीता क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। अब एक्सटिंक्ट चीज क्या वापस आ सकती है, क्या एक्सटिंक्ट चीज वापस आ सकती है? अगर मैं बात करूं कि मैं चॉकलेट लेकर आई, राइट, क्या लेकर आई, चॉकलेट, ठीक है। अब मैं चॉकलेट पूरी खा जाऊं, मैंने पूरी चॉकलेट खा ली, क्या चॉकलेट बची, क्या मैं वो चॉकलेट बाहर ला सकती हूँ, वापस ला सकती हूँ? नहीं ना, चॉकलेट खत्म हो गई। वहीं पर मैंने इस वाले में फाउंडर इफेक्ट में क्या समझाया कि यहाँ पर क्या हुई, ये चॉकलेट जो थी मैंने इसको निकाल के बाहर रख दिया, कुछ दूसरी जगह रहा, तो वहां पर चॉकलेट तो प्रेजेंट है अभी, है ना, और इस चॉकलेट ने क्या बना ली, एक पॉपुलेशन बना ली। इस पे ना एप्लीकेबल नहीं है वो, यहीं पर एप्लीकेबल करो कि भाई क्या हो गई, चॉकलेट खत्म हो गई, अब चॉकलेट फिर से नहीं आ सकती। अब ये मत बोलना कि मैम हम मार्केट जाके खरीद के ले आएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक पॉपुलेशन है चीता की, एक स्पीसीज है, अगर आप उस स्पीसीज को वहां से पूरे तरीके से क्या कर दोगे, खत्म कर दोगे, तो वहां पर क्या नहीं बचेगा, जल्दी बताइए। यहाँ पर आपकी कोई भी चीता नहीं बचेगा, मतलब वो स्पीसीज कंप्लीटली वहां से वैनिश हो गई है, खत्म हो गई है, राइट। और यहाँ पर क्या हुआ है, फाउंडर्स इफेक्ट में एक जगह थी, एक हैबिटेट था, एक आइलैंड था, वहां पे डिफरेंट टाइप की स्पीसीज रह रही थी। सपोज ये एक चिड़िया थी, क्या थी, चिड़िया थी, उड़ के चली गई दूसरी जगह, वहां जाके इसने रिप्रोड्यूस किया, तो उसने वहां पर एक अपनी पॉपुलेशन बना ली, राइट। तो फाउंडर्स इफेक्ट क्या होता है, इसने फाउंडेशन किया अपनी पॉपुलेशन का। और बॉटल नेक इफेक्ट का मतलब है यहां से इस बॉटल से आपने शैंपेन को निकाल दी तो शैंपेन को वापस बॉटल में नहीं डाल सकते, मतलब यहाँ पर आपने क्या कर दिया, हंटिंग की, खत्म कर दिया। तो अब यहाँ पर जो एक्सटिंक्ट स्पीसीज है वो वापस नहीं आ सकती। सेम सिंपल सी बात है, यहाँ इंडिया में भी यही है कि हमारे यहाँ से क्या एक्सटिंक्ट हो गए थे भाई, चीता एक्सटिंक्ट हो गए थे, ठीक है। तो हमने फिर उनको क्या करवाया बताइए, बाहर से मंगवाया कि भाई हमारे यहाँ तो चीता बचे ही नहीं है, हमें स्पीसीज चाहिए वापस, तो फिर हमने मंगवाया बाहर से, है ना, फॉरेन कंट्री से चीता को मंगवाया और उसको अच्छी एक पूरा हैबिटेट दिया, उसको रिप्रोड्यूस करवाएंगे कि भाई वापस से फिर हमारे पास क्या आ जाए, चीता आ जाए। ओके, क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए। अब देखिए क्या बोल रहे हैं ये, when migration of a section of population to another place and population occur, देखिए इन्होंने क्या बोल दिया, माइग्रेशन हो गया भाई, माइग्रेशन हो गया। when migration of section of population, किसका भाई, पॉपुलेशन के सेक्शन का क्या हो गया, माइग्रेशन टू अनदर प्लेस एंड पॉपुलेशन अकर्स, जीन फ्रीक्वेंसी चेंजेस। तो जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, इसी को तो हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट इन द ओरिजिनल एज वेल एज इन द न्यू पॉपुलेशन, राइट। तो यहाँ पर जीन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ओरिजिनल वाले में भी और जो न्यू पॉपुलेशन फॉर्म हुई है उसमें भी। ओके, क्लियर है, इसी को हमने क्या बोला, जेनेटिक ड्रिफ्ट। न्यू जीन्स / एलील्स आर एडेड टू द न्यू पॉपुलेशन एंड दीज आर लॉस्ट फ्रॉम द ओल्ड पॉपुलेशन। तो भाई न्यू जीन जो है वो ऐड होंगे कहां पर, न्यू पॉपुलेशन में, और जो लॉस्ट, दीज आर लॉस्ट फ्रॉम द ओल्ड पॉपुलेशन, और ये जीन कहां से लॉस्ट हो जाएंगे, ओल्ड पॉपुलेशन से, राइट। देयर वुड बी जीन फ्लो इफ दिस जीन माइग्रेशन हैपन्स मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो जीन का माइग्रेशन हो रहा है काफी टाइम होगा, तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, जीन फ्लो। जीन का क्या हो गया, फ्लो हो गया, जीन बह गए, इसे हमने क्या बोला, जीन फ्लो, राइट। इतना क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब देखिए, इफ द सेम चेंज अकर बाय चांस, यही सेम चेंज जो है वो बाय चांस होता है, इसी को तो हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। मैंने बोला था ना, एक्सीडेंटल चेंज, बाय चांस चेंज होता है तो उसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं, राइट। देखिए यहां पर डिफरेंस समझ में आ रहा है, पीछे देखो, पीछे क्या बोल रहा है ये, यहां पर व्हेन माइग्रेशन ऑफ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन टू अनदर
प्लेस एंड पॉपुलेशन। भाई क्या हो गया, माइग्रेट कर गए, कहीं और चले गए, ठीक है। तो एक पॉपुलेशन थे, उसमें से कुछ जो इंडिविजुअल्स है वो क्या कर गए, माइग्रेट कर गए। तो यहाँ पर हमारा जो जीन पूल है वो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब। ओके, क्लियर है। वहीं पर हम किसकी बात करें, जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करें, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है बताइए, यहाँ पर बाय चांस कोई चेंज होता है। ओके, तो इसे हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट। समटाइम्स the changes in allele frequency is so different in the new sample of population that they become different species. okay? भाई डिफरेंट स्पीसीज कैसे बनती है, समझ में आ गया। ओके, तो इनका कहना है कि न्यू सैंपल जो है समटाइम चेंजेस इन एलील फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट इन द न्यू सैंपल पॉपुलेशन, जिसकी वजह से क्या बन रही है बताइए, डिफरेंट स्पीसीज का फॉर्मेशन हो रहा है। द ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन, जो ड्रिफ्ट की थी ओरिजिनल पॉपुलेशन, बिकम फाउंडर्स। ठीक है, सिंपल सी बात है, जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर ए बी सी डी, अगर ये यहाँ से ड्रिफ्ट की, डी ड्रिफ्ट की, तो ये फाउंडर है ना इस पॉपुलेशन की, जैसे कि बहुत सारे डी बने, तो जो ड्रिफ्ट की है वही तो क्या होता है, फाउंडर। तो ये डी जो यहाँ से ड्रिफ्ट किया वही क्या होता है, फाउंडर। ओके, तो इन्होंने क्या बोला कि द ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन बिकम फाउंडर्स एंड द इफेक्ट इज कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट। ठीक है, तो इस पॉपुलेशन को हम फाउंडर कहेंगे और इस इफेक्ट को हम फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। ओके, क्लियर है, जल्दी करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए। अब देखिए, माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट शो दैट प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजेस म्यूटेशन when selected will result in observation of new phenotype। ठीक है भाई, क्या हो रहा है आपको, न्यू फिनोटाइप। न्यू फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, नए कैरेक्टर्स जो है। तो इनका कहना है कि यहाँ पर जो एडवांटेजियस म्यूटेशंस देखने को मिलते हैं, ठीक है, किसमें, प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजियस जो म्यूटेशंस देखने को मिलते हैं, उसका रिजल्ट किसमें देखने को मिलेगा, फिनोटाइप किसमें देखने को मिलेगा, न्यू पॉपुलेशन में। किसमें देखने को मिलेगा, न्यू पॉपुलेशन में। राइट, क्लियर है। ओवर फ्यू जनरेशंस, ठीक है, दिस वुड रिजल्ट इन स्पेशिएशन। कुछ जनरेशन के बाद यही जो म्यूटेशन है वो क्या कराएगा, स्पेशिएशन कराएगा। स्पेशिएशन का मतलब नई स्पीसीज का फॉर्मेशन कराएगा। किसका, न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन कराएगा। यहाँ पर म्यूटेशन का एक्यूमुलेशन होते जाएगा, एक्यूमुलेशन होते जाएगा जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और इस एक्यूमुलेशन की वजह से, इस म्यूटेशन के एक्यूमुलेशन की वजह से न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, न्यू स्पीसीज का क्या होगा, फॉर्मेशन। ओके, क्लियर है बेटा, इतना समझ में आया। अब देखिए, नेचुरल सिलेक्शन इज द प्रोसेस। नेचुरल सिलेक्शन क्या है, एक प्रोसेस है, इज अ प्रोसेस इन विच हेरिटेबल, हेरिटेबल का मतलब जो क्या है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफर होता है, हेरिटेबल वेरिएशन। ठीक है, एनेबलिंग बेटर सर्वाइवल एंड एनेबल टू रिप्रोड्यूस एंड लीव ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोजेनी। तो नेचुरल सिलेक्शन में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है कि भाई नेचर की जो रिक्वायरमेंट्स है उस रिक्वायरमेंट को आपको फुलफिल करना है, तभी नेचर आपको सिलेक्ट करेगा नेक्स्ट जनरेशन के लिए, है ना, जनरेशन आफ्टर जनरेशन के लिए, सेंचुरीज के लिए। ओके, तो इनका कहना है कि यहाँ पर जो नेचुरल सिलेक्शन है एक वो प्रोसेस है जिसके कैरेक्टर्स जो है, सपोज मैंने क्या कर लिया, मैंने अडॉप्ट कर लिया हाई टेम्परेचर कंडीशन, लो टेम्परेचर कंडीशन, राइट, मैंने अडेप्ट कर लिया कि मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब मेरी बॉडी उस चीज़ को अडेप्ट कर रही है, राइट, जीन लेवल पर। अब यही के यही सारे जो कैरेक्टर्स है वो मेरी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होंगे। तो इनका कहना वही है, जो वेरिएशंस है, हेरिटेबल वेरिएशंस है, वो ट्रांसफ़र होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में फॉर बेटर सर्वाइवल। किसके लिए, कि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो बेटर सर्वाइव कर सके, राइट, और क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेनी छोड़ के जाए, किसके लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए, पॉपुलेशन को किसके लिए, स्टेबल बनाने के लिए। क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके,
क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? बताइए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? अब देखिए, अ क्रिटिकल एनालिसिस मेक्स अस बिलीव दैट वेरिएशन ड्यू टू म्यूटेशन, किसके थ्रू वेरिएशन भाई? म्यूटेशन के थ्रू जो वेरिएशंस है, और वेरिएशन ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस भाई, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? सबने सेकंड चैप्टर तो पढ़ा ही है कि फर्स्ट चैप्टर? बताइए, सेकंड चैप्टर जहां मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपको पढ़ाया था, तो वहां पर मैंने आपको क्या चीज पढ़ाई थी? गैमेटोजेनेसिस पढ़ाई थी। गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है बेटा? वहां पर होती है मियोसिस। जैसे कि हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैं, तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में गैमेटोजेनेसिस जो होती है उस दौरान पर मियोसिस होती है। और मियोसिस पे क्या होता है भाई? मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 दो फेज होते हैं। ओके, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में भी प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1 होता है। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि टीलोफेज में भी आपको लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस फेज होते हैं, राइट? तो मैंने आपको बताया था कि यहां पर क्या होता है बेटा, इस स्टेज में, पैकाइटीन स्टेज में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होती है बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं उनकी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन होता है, राइट? तो यहाँ पर क्या है, जो वेरिएशन आ रहा है किसकी वजह से? म्यूटेशन की वजह से या रिकॉम्बिनेशन की वजह से ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, और ड्यू टू जीन फ्लो, किसकी वजह से? जीन फ्लो की वजह से या जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से, रिजल्ट इन चेंज फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स एंड एलील इन द फ्यूचर जनरेशन। भाई इन सब की वजह से, चाहे वो म्यूटेशन हो, रिकॉम्बिनेशन हो, जीन फ्लो हो, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो, इन सब की वजह से क्या होगा? जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है उसमें चेंज आएगा, और ये चेंज जो है ये ट्रांसफर होगा कहां पर? फ्यूचर जनरेशन में। कहां पर? फ्यूचर जनरेशन में, राइट? क्लियर है या नहीं? तो घुमा फिरा के बार बार वही बात बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये सारी कंडीशन बनती है, इसका मतलब है हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम यहाँ पर फेल हो गया, यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, राइट? क्लियर है? कपल टू द एनहेंस रिप्रोडक्टिव सक्सेस, नेचुरल सिलेक्शन मेक्स इट लुक लाइक डिफरेंट पॉपुलेशन, राइट? इतना क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी बताइए। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, अब देखिए, नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू स्टेबलाइजेशन। भाई नेचुरल सिलेक्शन की वजह से क्या होगा? स्टेबलाइजेशन आएगा। क्या आएगा? स्टेबलाइजेशन। किस प्रकार का स्टेबलाइजेशन? देखिए, तो यहाँ पर मैं बात करूं कि जैसे कि हाइट की मैं बात करूं, किसकी बात करूं? हाइट की। तो हाइट क्या है? अभी जैसे कि हमने देखा टॉल, ड्वार्फ, और एक हाइट है इंटरमीडिएट। क्या है? इंटरमीडिएट। जैसे कि मैं बात करूं इंडिया में जो हाइट है, हम लेके चलते हैं एक हाइट जो है, एवरेज हाइट लेके चल रहे हैं। सबसे छोटी हाइट है 5 फीट, चलो ज़्यादा अपन नीचे भी नहीं जाते हैं, राइट? और 6 फीट, ठीक है? ये दो हाइट है। ये क्या है? सबसे कम हाइट है, और ये सबसे ज़्यादा हाइट है, राइट? और एक इंटरमीडिएट हाइट भी मिल रही है 5.4 फीट। कितनी मिल रही है? 5.4 फीट या 5.5 फीट, 6 फीट, राइट? तो यहाँ पर हमें 3 हाइट मिल रही है, ओके? और नेचर सबसे ज़्यादा सिलेक्ट कर रहा है इस इंटरमीडिएट हाइट को, मीडियन हाइट को, ठीक है? ओके, इस मीन हाइट को क्या कर रहा है बताइए? नेचर सिलेक्ट कर रहा है। नेचर सिलेक्ट दिस मीडियन हाइट। ओके, तो नेचर ने इस मीडियम हाइट को क्या किया? सिलेक्ट किया। मतलब यहाँ पर आपको जो पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, जो पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी, उस पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस हाइट की होगी? बताइए, यहाँ पर जो पीक मिलेगा वो किस हाइट का मिलेगा? यहाँ पर ये जो पॉपुलेशन है इसका पीक जो है किस पर मिल रहा है?
5.4 फीट पर। किस पर? 5.4 फीट पर। मतलब ये क्या है? स्टेबलाइजेशन है। क्या है? स्टेबलाइजेशन, कि नेचर ने सबसे ज्यादा सिलेक्ट किए 5.4 फीट वाले हाइट को, राइट? देखिए, तो इनका कहना है नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू स्टेबलाइजेशन इन विच मोर इंडिविजुअल एक्वायर्स मीन कैरेक्टर। तो ये क्या है बेटा? मीन कैरेक्टर है। ये क्या है? मीन कैरेक्टर, राइट? डायरेक्शनल चेंजेस का मतलब क्या होता है? मोर इंडिविजुअल एक्वायर वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर। अब डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है? ये तो क्या हो गया? स्टेबलाइजेशन। ये क्या हो गया? स्टेबलाइजेशन। दूसरी कंडीशन क्या बनती है? देखिए, या तो ये ग्राफ यहां पर शिफ्ट हो जाता है, कहां पर? 5 फीट पर। ये ग्राफ या तो शिफ्ट हो जाता है 5 फीट पर, ये 5 फीट है, ये 5.4 है और ये 6 है, राइट? या तो ये जो है ये कहां शिफ्ट हो जाए? इधर हो जाए, यहां शिफ्ट हो जाए, राइट? या तो यहां शिफ्ट हो जाए। ये क्या हो गई? डायरेक्शनल। ये क्या हो गया? डायरेक्शनल। या तो वो मीन को छोड़कर या तो वो लो वाली पर शिफ्ट हो जाए या हाई वाली हाइट पर, मैक्सिमम हाइट पर या मिनिमम हाइट पर शिफ्ट हो जाए। इसे हम क्या बोलेंगे? डायरेक्शनल। क्या बोलेंगे? डायरेक्शनल चेंज। ओके, वहीं पर नेक्स्ट है और डिसरप्शन। मोर इंडिविजुअल एक्वायर्स पेरिफेरल कैरेक्टर्स। जो इंडिविजुअल्स है वो क्या कर रहे हैं? पेरिफेरल कैरेक्टर्स को एक्वायर्स कर रहे हैं वैल्यू एट बोथ द एंड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब नेक्स्ट जो है वो क्या हो गया? बताइए। यहाँ पर पेरिफेरल जो है मतलब 4 फीट एंड 5 फीट एंड 6 फीट को एक्वायर कर रहे हैं, उसको हमने क्या बोल दिया? जल्दी बताइए। डायरेक्शनल चेंजेस। क्या बोल दिया? डायरेक्शनल चेंजेस, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबलाइजेशन, और ये क्या हो जाएगा? डायरेक्शनल। क्लियर है? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? बताइए। ओके, अब देखिए यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? बताइए। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑन डिफरेंट ट्रेड। तो ये भाई एक क्या है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल विथ फिनोटाइप, है ना? ये फिनोटाइप है। मीडियम साइज इंडिविजुअल फेवर। तो यहाँ पर नेचर ने सिलेक्ट किया किसको? मीडियम साइज इंडिविजुअल को। तो यहाँ पर देखिए क्या देखने को मिल रहा है आपको? यहाँ देखिए स्टेबलाइजेशन, पीक गेट हायर एंड नैरोअर। तो ये है स्टेबलाइजेशन का, कि नेचर ने सबसे ज्यादा सिलेक्ट किया मीडियन वैल्यू को। किसको? मीन वैल्यू को, राइट? फिर क्या हुआ? एक तरफ शिफ्ट हो गई, या तो उसकी हायर पीक की तरफ या उसकी लोअर पीक की तरफ, तो इसको हमने डायरेक्शनल बोल दिया। और जो दो पेरिफेरल वैल्यू है, जैसे कि मैंने बात करी थी हाइट की, तो एक है 5 फीट हाइट और दूसरी थी 5.4 फीट, जिसको हमने मीन वैल्यू कहा था, राइट? ये है मीन वैल्यू। और एक हाइट थी 6 फीट। तो यहां पर नेचर ने सिलेक्ट किया किसको? पेरिफेरल वैल्यू को, मतलब 5 फीट को और 6 फीट को। तो यहां पर आपको 2 पीक मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 2 पीक मिलेंगे, ठीक है? इसे हम बोलेंगे डिसरप्टिव। क्या बोलेंगे? डिसरप्टिव। क्या बोलेंगे? डिसरप्टिव, राइट? यहां पर डिसरप्टिव में आपको 2 पीक मिल रहा है और दोनों पेरिफेरल वैल्यू के पीक है। एक लो जो सबसे कम हाइट है ना? सबसे कम हाइट वाले और सबसे ज्यादा हाइट वाले लोग यहां पर आपको मिलेंगे। मीन वैल्यू कम मिलेगी, राइट? क्लियर है? तो ये क्या है? नेचुरल सिलेक्शन। क्या है? नेचुरल सिलेक्शन, राइट? क्लियर है? आप समझ पाओगे कैसे इसको समझना है? बताइए, समझ पाओगे या नहीं? तो यहीं पर हम हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल खत्म करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो आप हमें यूट्यूब चैनल पे तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किस बात की देरी, फटाफट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके, डेली बेसिस पर आप लाइव सेशन देख सके, रिकॉर्डेड वीडियोस देख सके और आपका किसी भी प्रकार का बैकलॉग ना रहे किसी भी सब्जेक्ट में, राइट? इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो पेज को फॉलो करने के लिए आपको क्या करना है? सिंपली गूगल या क्रोम पर जाना है एंड वहाँ टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा एंड इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12th क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। एंड स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम। स्ट्रीम वाइज यहाँ प्लेलिस्ट जो अवेलेबल है, इनमें
मैं सिर्फ 11th एंड 12th की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी क्लास की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पर इस प्लेलिस्ट में हर एक चैप्टर के अंदर आपको एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी और उसके बाद एनसीईआरटी के जो अलावा जो एडवांस थ्योरीज है जो आपको ज़रूरत पड़ती है वो पूरी थ्योरी हम कवर कराते हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कराते हैं, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन। इतना सब कुछ एक चैप्टर के अंदर हम कवर कराते हैं, जिससे आपका हर एक चैप्टर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए और आपकी स्टडी काफ़ी स्मार्ट हो जाए, राइट। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज़ www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेस आपको हिंदी में अवेलेबल रहते हैं, वहीं पर इंग्लिश मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेस आपको इंग्लिश में अवेलेबल रहेंगे। अब बात आती है इन दोनों चैनल पे कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जाती है। किसकी? सीबीएसई बोर्ड की। क्या सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जाती है? क्या मैग्नेट ब्रेन्स का प्लेटफॉर्म स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स सीबीएसई बोर्ड के साथ स्टेट बोर्ड को भी इंक्लूड करता है, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, आपने सही सुना और मैंने यही कहा, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। तो आपको किसी भी क्लास, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जुड़े रहिए मुझसे एंड मैग्नेट ब्रेन्स से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।